हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? आए हो बहुत अच्छे हो, अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर रहे हो, इसी तरीके से पढ़ते रहो, हमारे साथ जुड़े रहो। वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज हम लोग नया चैप्टर क्लास 9 का स्टार्ट करने वाला है एंड दैट इज फ्रॉम बायोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो आज हम लोगों का जो लेक्चर होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का होने वाला है, वो आज हम लोग स्टार्ट करें। ये जो हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट का पहला लेक्चर होने वाला है, तो इसीलिए सब लोगों को रेडी हो जाना है, सब लोगों को आखिरी तक ये वीडियो को देखना है। आप लोगों को सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो लेट अस बिगिन। अभी देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का मतलब क्या होता है। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर अर्थ, तो इन आवर अर्थ देयर आर लार्ज डाइवर्सिटी इन केस ऑफ एनिमल, इन केस ऑफ प्लांट, एनी लिविंग थिंग। जब हम लोग लिविंग थिंग की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं बहुत सारे क्लासिफिकेशन से हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर इतने सारे वेराइटीज है कि ये वेराइटीज को स्टडी अगर हम लोग करने निकले तो हम लोग ये स्टडी करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगा, स्टडी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ये सारे प्लांट को या तो एनिमल्स को, ये सारे चीज़ों को हम लोग ने कैटेगरी, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से इन लोग को क्लासीफाई किया। और क्लासीफाई करने के बाद जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम मिले उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया, जिनके कैरेक्टरिस्टिक सेम मिला उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया, और इससे हर एक प्लांट को, हर एक एनिमल को स्टडी करना बहुत आसान हो गया। एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, एनीथिंग। बट हम लोगों को आज के लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट को डिस्कस करना है, राइट। तो देखो, अभी क्या होता है, जब हम लोग नेचर में देखेंगे तो आप देखोगे कि नेचर में बहुत सारे प्लांट अवेलेबल है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ नीम ट्री को देखो, तो आप लोगों ने नीम ट्री को देखा है ना, नीम के पेड़ को सब लोगों ने देखा है। तो नीम के पेड़ की अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो उनके लीव्स को देखो, उनके लीव्स छोटे छोटे होते हैं, राइट। अगर मैं नीम ट्री की बात करूँ तो मैं बोलूँगा लीव्स आर वेरी स्मॉल, लीव्स आर स्मॉल, बहुत छोटे लीव्स होते हैं, राइट। अगर मैं वहीं पे बोलूँगा कि चलो हम लोग मैंगो ट्री को देखते हैं, तो अगर आप मैंगो ट्री को देखोगे तो मैंगो का जो ट्री है उसके लीव्स एज कंपेयर टू नीम का लीफ आप लोगों ने देखा है, इट इज लीव्स आर बिगर, है ना, उसके जो लीव्स होते हैं वो बिग होते हैं, राइट। ओके, अगर हम लोग अगर बनियान ट्री देखेंगे तो बनियान ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो जो ट्रंक होता है, ट्रंक बहुत स्ट्रांग रहता है, ट्रंक आर स्ट्रांग या तो इज स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होता है। वहीं पे अगर हम लोग जामुन के पेड़ को देखेंगे, जामुन ट्री, ओके, जब हम लोग जामुन ट्री को देखेंगे तो ट्रंक जो होता है वो वीक होता है, ट्रंक इज या तो आर वीक, ठीक है। ये कैसा होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। तो ये सारे देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल, ये सिर्फ 4 ट्री के एग्जाम्पल लिए और सब लोगों ने चारों ट्री देखा है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे सबके लीव्स को अगर देखोगे तो आपको वैरायटी दिखाई देगा, सबके फ्रूट को देखोगे तो भी आपको वैरायटी दिखाई देगा, सबके ट्रंक को देखोगे तो भी आपको वैरायटी दिखाई देगा, रूट में वैरायटी दिखाई देगा, स्टम्प में वैरायटी दिखाई देगा, आपके जो हम बोल सकते हैं डेंसिटी, कितना घना पेड़ हो रहा है उसके अंदर वैरायटी दिखाई देगा। तो हम लोगों ने ये सारे वैरायटी को, ये सारे कैरेक्टर को समझने के लिए एक टर्म बनाया जिसको हम लोग ने बोला क्लासिफिकेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक प्लांट को क्लासीफाई करते। तो ये लेक्चर में, ये वाले लेसन में हम लोगों को किस तरीके से प्लांट को हमारे नेचर में हमने क्लासीफाई करके उनको समझने का तरीका बनाया, वो चीज हम लोग सीखने वाले। तो ड्यू टू दिस वेरिएशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई देम, तो हम लोगों को अच्छे समझ में आया। जैसे आपके पास बहुत सारे बुक है, अगर आपने वो बुक को लाइब्रेरी में आपने देखा कैसे क्लासीफाई करके, इंग्लिश सब्जेक्ट का ये स्टैंडर्ड का इधर है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड का इधर है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड का इधर, तो हमें आसान हो जाता है ढूंढना। वैसे ही इतनी डाइवर्सिटी है हमारे प्लैनेट अर्थ पे, प्लांट के केस में, एनिमल के, तो इनको क्लासीफाई करके अगर हम रखेंगे तो इनको स्टडी करना, इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। देयरफॉर हम लोगों को ये चैप्टर में समझना है किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो चलो देखो, अभी यहाँ पे देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे मैं क्लासीफाई करके दिखाऊंगा किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को। पहले तो हम लोगों को देखो चैप्टर में प्लांट के क्लासिफिकेशन को स्टडी करना है, बट उसको समझने के लिए पहले हम लोग पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर लेते, फिर सेपरेटली हम लोग प्लांट को स्टडी करेंगे। पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम क्लासीफाई करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब इसको अगर मैं क्लासीफाई करूँ, देयर आर लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर आर लॉट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन आवर अर्थ, राइट। अब इसको अगर मैं क्लासीफाई करूंगा तो सबसे पहले हम लोगों के पास आएगा प्रोकैरियोटिक्स। क्या आएगा, प्रोकैरियोटिक्स। अब ये प्रोकैरियोटिक्स और दूसरा आएगा यूकैरियोटिक्स।
अब ये दोनों में डिफरेंस क्या? तो जब हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया तो हम लोगों को ये पता चला कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं जिनका जो सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं। किसी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। किसी किसी ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, किसी किसी ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज कॉल्ड ए सेल, और सेल का मेन ऑर्गेनिज्म क्या है? न्यूक्लियस। तो कुछ ऑर्गेनिज्म हमें ऐसे अर्थ पे मिले जिनके पास कोई न्यूक्लियस नहीं है, जिनके पास कोई, हम बोल सकते हैं सेल नहीं है, सेल वॉल नहीं है, हम बोल सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन नहीं है। तो और ऐसे भी मिले जिनके पास सेल वॉल है, जिनके पास न्यूक्लियस है। तो हम लोग ने इनको क्लासीफाई कर दिया। तो जिसके पास देयर इज नो न्यूक्लियस, जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो उसको हम लोग ने प्रोकैरियोटिक मीन्स एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस का एब्सेंस होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने प्रोकैरियोटिक लिख दिया। व्हेन वी टॉक अबाउट यूकैरियोटिक्स, तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक्स वेल डेवलप्ड, यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप्ड। तो जो ऑर्गेनिज्म के पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूकैरियोटिक्स। क्लियर? तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखो, सबसे पहला हम लोग ने क्लासिफिकेशन किया बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, राइट? तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो उसे प्रोकैरियोटिक्स बोलेंगे, जिसके पास न्यूक्लियस है उसे क्या बोलेंगे हम लोग? यस, यूकैरियोटिक्स। क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक्स। क्लियर है? ओके। अब इसके अंदर ये जो यूकैरियोटिक्स है, अगर मैं यूकैरियोटिक्स की बात करूं तो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक्स कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। अब इसका मतलब क्या हुआ? जो यूकैरियोटिक्स है जिनके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, वो वापस से दो कैटेगरी में क्लासीफाई हो सकते हैं। हमने देखा जिस ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस है उसमें भी दो वैरायटी देखने के लिए मिला। एक देखने के लिए मिला कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल से बने हुए हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल। किससे बना है? सिंगल सेल। और जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल से बना है, आपको समझ में आ गया, मल्टी सेल्यूलर मीन्स मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना उसको हम लोग ने यूनिसेलुलर नाम दिया, जो मल्टीपल सेल से बना उसको नाम क्या दिया? मल्टी सेल्यूलर। फिर हमने देखा ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर और भी क्लासिफिकेशन देखने मिल रहा है। उसके बाद हम लोग ने ये देखा कि ये जो हमारा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर वापस से जो एनिमल्स बहुत सारे सेल से बने हुए हैं उनके अंदर वापस से क्लासिफिकेशन देखा गया, और ये क्लासिफिकेशन देखा गया कि ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म या तो विथ सेल हो सकते हैं, सॉरी सेल वॉल, या तो विदाउट सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल। फिर से देखो, ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर वापस से हम लोग को कुछ अलग चीजें दिखाई दी, वेराइटीज। क्या? या तो उनका जो सेल है वो सेल वॉल के साथ हो सकता है, या तो विदाउट सेल वॉल होगा। और अगर वो विदाउट सेल वॉल होगा, अगर वो विदाउट सेल वॉल होगा तो उसको हम लोग एनिमल बोलेंगे, और उसका हम लोग किंगडम बोल देंगे एनिमेलिया। अगर वो विदाउट सेल वॉल होगा, जिस ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल नहीं होगा, हम उसे एनिमेलिया बोलेंगे, एनिमल्स बोलेंगे, एनिमेलिया किंगडम में रखेंगे। और जिसके पास सेल वॉल होगा वापस उसको दो कैटेगरी में बांटा जाएगा। एक होगा ऑटोट्रॉप्स, क्या होगा? ऑटोट्रॉप्स होगा। एक होगा हेट्रोट्रॉप्स, एक होगा हेट्रोट्रॉप्स। एक होगा ऑटोट्रॉप्स और एक होगा हेट्रोट्रॉप्स। तो एक आपका ऑटोट्रॉप्स हो गया और एक आपका क्या हो गया? हेट्रोट्रॉप्स हो गया। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है प्लांटी किंगडम, और हेट्रोट्रॉप का मतलब होता है फंजी, फंजाई बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांटी किंगडम। अच्छा, अब ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद अपना खाना प्रिपेयर कर सकते हैं, जो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज इनके पास पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी मदद से फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। एंड वंस द फोटोसिंथेसिस इज डन
द प्लांट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो जो प्लांट खुद का फूड बना सकते वो ऑटोट्रॉफ्स होते, जो लोग खुद का फूड नहीं बना सकते, दूसरे किसी प्लांट के ऊपर डिपेंड होते, दूसरे किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड होते, उनको हेट्रोट्रॉफ्स बोला जाता है। उसके अंदर कौन सी कैटेगरी आती है? फंगी कैटेगरी आती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का किंगडम है उसको क्लासीफाई किया। कैसे क्लासीफाई किया? देखो, सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक, न्यूक्लियस है तो यूकैरियोटिक। अगर यूकैरियोटिक है तो फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, या तो वो यूनिसेलुलर हो सकता है या तो वो मल्टीसेलुलर होगा। अगर वो यूनिसेलुलर होगा तो मोनेरा किंगडम में आ जाएगा, अगर वो मल्टीसेलुलर होगा तो उसके पास या तो सेल नहीं होगा या तो सेल वॉल होगा, या तो सेल वॉल नहीं होगा या तो सेल वॉल होगा। अगर सेल वॉल नहीं है तो मतलब वो एनिमल है, वो क्या है? एनिमल है, इसके पास वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होगा। अगर सेल वॉल है तो वो प्लांट है, इनके पास नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं होता इतने अच्छे से। ऑटोट्रॉप हो सकता है या तो हेट्रोट्रॉप, ये खाना खुद से बना सकता है या तो इसको डिपेंड होना पड़ेगा। क्लियर है? तो दिस आर दी सम फैक्टर ऑन विच द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज बीन क्लासिफाइड। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग प्लांटी किंगडम के क्लासिफिकेशन को स्टडी करेंगे। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, अब प्लांटी किंगडम को, प्लांट को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो हम लोग ने प्लांट को क्लासीफाई करने के लिए कुछ टर्म, कुछ हमने प्रॉपर्टी चूज किया कि जिसके बेस पे प्लांट को क्लासीफाई किया जाए। अब इसके अंदर भी बहुत सारे हम लोगों को कैटेगरी दिखाई दिए, बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टी हर प्लांट में दिखाई दिए, तो हम लोग ने इसको वापस से और वाइड रेंज के बेस पे क्लासीफाई किया। हम लोग ने बोला सबसे पहले हम लोग ध्यान में देंगे कि क्या देयर इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन। जो भी प्लांट है उनके पास क्या ऑर्गन प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ऑर्गन का मतलब होता है जैसे उनके पास कोई भी सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये चीज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग ने देखा बहुत सारे प्लांट है जो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, बट उसमें ये भी देखा जा रहा है कि कुछ प्लांट है जिनके पास ऑर्गन है, सिस्टम अच्छे से डेवलप है, कुछ प्लांट है जिनके पास सिस्टम डेवलप नहीं है। तो बेस्ड अपॉन दिस पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग ने प्लांट को आगे क्लासीफाई किया। तो यहाँ पे हम सिर्फ टर्म देख रहे हैं कौन से बेसिस पे प्लांट को क्लासीफाई किया गया। सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू। क्या जो प्लांट आप देख रहे हो उसके अंदर फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग सिस्टम है? क्या जो आप प्लांट को देख रहे हो उसके अंदर फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक ही सिस्टम है, एक ही हिसाब से, और पानी और फूड जो है हर एक डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाता है? तो बेस्ड अपॉन दिस आल्सो हम लोगों ने प्लांट को क्लासीफाई किया, क्योंकि हमें नेचर में दिखाई दिया कुछ प्लांट ऐसे जिनके पास पानी और फूड को पहुंचाने के लिए अलग अलग सिस्टम है, उनके अंदर वस्कुलर सिस्टम, कुछ है जिनके अंदर नहीं है। तो ये भी एक पॉइंट रखा गया था। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ सीड। फिर ये देखा गया था कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पास सीड है, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके पास सीड नहीं है। तो इसके बेसिस पे भी क्या प्लांट के अंदर सीड है, क्या प्लांट के अंदर सीड नहीं है, इसके बेसिस पे भी प्लांट को क्लासीफाई किया गया था। उसके बाद देखो क्या है, प्रेजेंस ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड सीड। क्या जो आप प्लांट की स्टडी कर रहे हो उसके पास फ्रूट, फ्लावर और सीड है या नहीं? तो ये देखा गया कि प्लांट इतने सारे हैं, उसमें भी ये देखा जा रहा था कि कुछ प्लांट के पास फ्रूट, फ्लावर्स और सीड प्रेजेंट नहीं है, कुछ प्लांट के पास फ्रूट, फ्लावर और सीड प्रेजेंट है। तो वापस इनकी कैटेगरी अलग बनानी पड़ेगी, राइट? तो ये सारे जो भी मैं पॉइंट्स आपको डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्लांट को क्लासीफाई किया गया, राइट? तो अगर हम लोग इस पॉइंट को ध्यान में देते हैं कि उनके पास फ्रूट, फ्लावर और सीड है या नहीं, उसके बेस पे प्लांट को दो कैटेगरी में रखा गया। पहला कैटेगरी जो आया वो आया था क्रिप्टोगैम्स, एंड जो सेकेंड कैटेगरी आया था वो आया था फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फ्रूट, फ्लावर, सीड, ये सारे चीज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट में या तो प्लांटी किंगडम में। तो जिस प्लांट के पास ये फ्रूट, फ्लावर, सीड का एब्सेंस होता है, हम बोलेंगे उनके पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, और वो रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड का यूज करते हैं। अपने जो दूसरे पार्ट है लीफ के, उनसे ही इन लोग, स्टेम है, उनसे ये क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके नए प्लांट को डेवलप करते हैं, राइट? तो जो भी प्लांट ऐसे हैं जिनके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप नहीं, जिनके पास फ्रूट, फ्लावर, सीड का एब्सेंट है, उसको हम लोग ने क्रिप्टोगैम कैटेगरी में रखा। फिर हम लोग ने देखा
ऐसे भी प्लांट हमारे नेचर में हैं जिनके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप है, फ्रूट है उनके पास वेल डेवलप, फ्लावर्स है, सीड्स है जो कि रिप्रोडक्शन करते हैं जिसकी वजह से नया प्लांट जन्म लेता है। तो इस तरीके से हम लोग ने ऐसे टाइप के प्लांट को फेनोरोगैम कैटेगरी में रखा। फिर हम लोग ने देखा उसमें भी क्लासिफिकेशन, देखो ये ना बहुत लंबा क्राइटेरिया था, तो हम लोग को बहुत सोच समझ के क्लासिफिकेशन करना पड़ा, बहुत सारे फैक्टर को देख के क्लासिफिकेशन करना पड़ा, एंड दस ये चीज को हम लोग टेक्सोनॉमी का नाम दिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो देखो हम लोग ने जैसे देखा, अब हम लोगों के पास एक ऐसा सिस्टम है जिनके पास वेल डेवलप रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वेल डेवलप फ्रूट फ्लावर सीड है, फिर उनको भी अलग अलग क्लासीफाई करना पड़ा क्योंकि उनके अंदर भी वेरिएशन दिखाई दिया। जिस प्लांट के पास बहुत अच्छे से सब कुछ डेवलप था रिप्रोडक्टिव टिश्यूज, उसमें भी दो कैटेगरी बना, एक जिम्नोस्पर्म बना, एक एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है कुछ प्लांट ऐसे देखे गए जिनका जो सीड होता है वो फ्रूट के बाहर होता है, जिनका जो सीड होता है वो फ्रूट के बाहर होता है। तो जिनका सीड फ्रूट के बाहर होता है, जिनका सीड फ्रूट में नहीं होता है, वैसे टाइप के हम लोगों ने फेनोरोगैम को जिम्नोस्पर्म रखा। ये फेनोरोगैम का क्या है, ये जो फेनोरोगैम्स हैं इनके कैटेगरी है दोनों, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। तो जिस फेनोरोगैम में सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट के बाहर होते हैं वैसे टाइप को हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, और ऐसा प्लांट जिसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं उसको एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। अब वापस से एंजियोस्पर्म को वापस से दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। जिस प्लांट के जो सीड होते हैं वो फ्रूट में होंगे क्योंकि एंजियोस्पर्म है, अब वो सीड जो है वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है। अब देखो डाइकॉट मतलब क्या होगा, आपको इसके अंदर दो पार्ट दिखाई दे सकते हैं, ये हम लोग का डाइकॉट हो गया। अगर एक सिंगल सीड है मोनोकॉट हो गया। जैसे आप लोगों ने दाल देखा है, दाल को आप तोड़ोगे तो दो पार्ट में हो जाता है, तो वो क्या डाइकॉट है, क्या है वो डाइकॉट है, राइट। अब हम लोग अगर जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, पी प्लांट मटर, उसको देखेंगे तो दो पार्ट में नहीं होगा, राइट। अगर मैं आपको बोलूँ जैसे आपने गवा देखा, पेरू के बीज को देखोगे सीड फ्रूट के अंदर होता है, लेकिन उसको आप देखोगे दो पार्ट में नहीं है, दो चीज से बना होता है, क्या जुड़ा होता है क्या, नहीं। लेकिन अगर मैं तूर का दाल बोलूँ, आपको चना बोलूँ, वो दो पार्ट में जुड़ा होता है, उसको आप अलग कर सकते हैं, तो डाइकॉट हो गया। अगर सिंगल है तो मोनोकॉट। तो बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने पूरे प्लांट के किंगडम को क्लासीफाई किया। तो एकदम सिंपल है, ये कुछ बेसिक्स था, इसके बेस पे हम लोग ने प्लांट को क्लासीफाई किया। तो आज के लेक्चर में हम लोग को इतना ही इंट्रोडक्शन समझना था, तो आई होप कि सब लोग को बहुत अच्छे समझ में आ गया। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारा हम बोल सकते हैं लीफलेट है, ये लीफलेट बोल सकते हैं, कैटेगरी क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको याद रखना है आप लोगों को। और बस इसको याद करने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।